क्लास, जैसे कि हमने आखिरी लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, हमने डिस्टिलेशन तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। और मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आपको बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, पेट्रोलियम या एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। जैसे पेट्रोलियम को अलग करना है, पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल तार, चारकोल होता है, ये सबको हम अलग करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे ले जाके, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगता है, डिस्टिलेशन की तरह, जैसे डिस्टिलेशन में बस कोई भी ऐसा क्या कहते हैं कॉलम नहीं होता है, एक हम लोग क्या करते हैं एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना देते हैं, उसमें क्या होता है बिट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्लास बीड्स होते हैं, तो क्या होता है, तो जो गैस होती है वो ग्लास बीड्स के चारों ओर ऐसे जाती है और उसको ठंडा होने का टाइम मिलता है और वापस ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। तो जो एक जिसकी ठंडा होने की कैपेसिटी एकदम बहुत जल्दी ज़्यादा अच्छी होगी, जिसकी जो बहुत जल्दी फटाफट ठंडी हो जाती है, वो जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब वो जो सब्सटेंस होगा वो लेट निकलेगा बाहर, और जो कम जल्दी ठंडा नहीं होगा वो पहले बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पेट्रोल सबसे पहले बाहर कौन सा निकलेगा, ये सब बाहर निकलते हैं। सबसे पहले चारकोल बाहर निकलता है, फिर कोल तार निकलता है, फिर केरोसिन। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, सबसे ज़्यादा रिफाइंड जो होता है हमारा पेट्रोल होता है, ठीक है ना। पेट्रोल से भी ज़्यादा रिफाइंड आता है गैसोलीन आता है, ठीक है ना, वो इससे भी ज़्यादा रिफाइंड होता है, वो इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर निकलता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमें अलग अलग चीज़ बाहर निकलती जाती है और कंडेंस होती जाती है, ठीक है ना। तो अभी एक प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है ना, एक प्रोसेस देख लेते हैं कि हम गैस को एयर से कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है ना, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है ना। एयर में कौन कौन सी गैस होती है आपको पता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना, CO2 होती है, आर्गन होती है। तो अभी कोई भी निकाल सकते हो, कोई भी गैस आप निकाल सकते हो बहुत आराम से, ठीक है ना, कोई भी गैस हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होती है, आपके पास एयर होती है, ठीक है ना। उसमें एक प्रोसेस करते हैं हम लोग, उसमें प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं उसे कंप्रेस करते हैं, इसको क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे, और फिर उसका टेम्परेचर कम करेंगे। तो क्या होगा, एयर लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है ना, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी पूरी की पूरी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और फिर इसको अलाउ करेंगे, विल अलाउ इट टू वार्म अप स्लोली, हल्के हल्के इसको गर्म होने देंगे, ठीक है ना। और हमें क्या मिलेगी, हमें अलग अलग गैसेस मिलेंगी अब, ठीक है ना, एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैस मिलेगी, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, ठीक है ना, पे अलग अलग गैसेस मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है, कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा एयर लेते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं। तो कंप्रेस कर देंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ क्या होता है, गैस से लिक्विड की तरफ जाता है, गैस से लिक्विड कन्वर्ट होता है। और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करूँगा उसमें भी क्या होगा, गैस से लिक्विड जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों इस फेवर में है कि एयर को लिक्विड में बना दिया जाए, ये दोनों प्रोसेस इसके फेवर में है ना। प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर कम करने से जो हमारा फ्लो है वो कैसा है, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ाओगे तो क्लोज आते रहेंगे, हमें जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, क्लोज आएंगे। तो गैस क्लोज आएंगे तो गैस क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वो फिर से क्या होगा, पार्टिकल्स पास आएंगे, पार्टिकल्स जैसे जैसे पास आएंगे तो क्या होगा, आपकी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रोसेस क्या है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है ना। तो एयर को लिक्विड कन्वर्ट करना इतना ईजी तो होता नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ले जाना पड़ता है। कितना ले जाना पड़ता है, लगभग -180 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये लिक्विफाई होगी। तो एयर को लिक्विफाई करने के लिए हमने क्या किया, -180 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए इसे। अब ये लिक्विड पूरा का पूरा बन चुका है, अब क्या करेंगे, इसको बहुत हल्के एक डिग्री करके इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा गैस का, तो 181 हो गया टेम्परेचर, फिर 182 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद 180 नहीं, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा, ठीक है ना, -200 पे चला जाएगा। फिर इसको कम करना शुरू करेंगे तो -199 जाएगा, फिर 198 जाएगा, फिर 197 जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर 196 होगा तो क्या होगा, जो 196 टेम्परेचर है, ठीक है ना, उस पर आते ही क्या होगी, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा
सब नाइट्रोजन का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है -196 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इस समय पे क्या होगा, इस समय पे सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो आपकी किस फॉर्म में आ जाएगी, गैस फॉर्म में आ जाएगी। बाकी सारे की सारे जो लिक्विड है वो एयर जो है लिक्विड है, ठीक है ना। बाकी इसमें ऑक्सीजन और आर्गन है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और आर्गन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है उसमें, वो सब क्या है बेटा, अभी लिक्विड फॉर्म में सिर्फ N2 गैस हो गई है। तो क्या करेंगे, इस गैस को अलग चैम्बर में रख लेंगे। जैसे ही 196 टेम्परेचर हुआ, हमारे पास टेम्परेचर वहाँ पर सामने चल रहा होता है मीटर में, ठीक है ना। तो जैसे 196 टेम्परेचर हुआ, तो 196 से जैसे टेम्परेचर 197 जाएगा, 195 जाएगा, सारी की सारी N2 जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अभी हमारे पास लिक्विड में क्या क्या है, ऑक्सीजन और आर्गन पड़ी होती है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये टेम्परेचर कम होता जाएगा, ये टेम्परेचर कम होता जाएगा, और टेम्परेचर कितना पहुँचेगा, कम होते होते 186। जैसे ही 186 टेम्परेचर जाएगा, इस समय पे अब हमने नाइट्रोजन गैस अलग कर दी है। अब उसके बाद इसके अंदर से कौन सी गैस निकलेगी, आर्गन गैस निकलेगी। जो आर्गन गैस निकलेगी वो सारी हम अलग कर लेंगे। तो जो हम जैसे ही हमारे 186 से 185 चला गया हमारा टेम्परेचर, ठीक है ना, उस समय पे क्या हुआ, 185 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्म होता जा रहा है ना, कम हो रहा है ना टेम्परेचर, ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो 200 से बड़ा 199 हुआ, 198, 197। नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतना छोटा नंबर होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, इंटीजर्स में आपने पढ़ा है कि नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतना बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वैल्यू छोटी होती जाएगी, 196 यानी कि -200 से बड़ा है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये क्या करेगा, ये गैस की तरफ जाना शुरू करेगा। जैसे ही 186 से नीचे गया, 185 गया, तो सारी की सारी अब क्या है, आर्गन जो है वो आपकी एयर बन चुकी है, मतलब गैस फॉर्म में आ चुकी है। आपके पास क्या बचेगा, अब क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है ना। इस लिक्विड ऑक्सीजन को आप अपने अलग कर लिया, अब आपने ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन को तीनों को अलग कर लिया। अब ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो गैस सिलेंडर में फिल करके, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन होती है उसको कॉन्सेंट्रेट करने का यही तरीका होता है। तो आजकल देख रहे होंगे हम कोविड के केसेस होते हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यूज़ हो रहे हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में ये हो रहा है, पहले एयर को लेते हैं, उसको लिक्विफाई कर देते हैं, उसके बाद हल्के हल्के करके उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और सॉरी गर्म करते हैं, और -185 डिग्री सेल्सियस पे जाके उसके टेम्परेचर को रोक देते हैं। उस समय हम पूरा का पूरा सिलेंडर को बंद कर देते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, बाकी कोई गैस नहीं होती है। तो दिस इज हाउ द एयर इज सेपरेटेड, मतलब ऑक्सीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम एयर, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट है हमारे पास, हाँ। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, ये कैसे हमने गैस को अलग किया। तो अभी इस टेक्निक को हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिक डायग्राम में देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो आपकी बुक में एक डायग्राम दिया है 2.12, ठीक है ना। पेज नंबर क्या है आपका बेटा, पेज नंबर आपका 23 है, ठीक है ना बेटा। 23 पेज नंबर पे 2.12 करके डायग्राम दिया है, ठीक है ना। उस डायग्राम में बता रखा है कि आपकी एयर से हम लोग ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को, आर्गन को कैसे अलग करते हैं, ठीक है ना, कैसे अलग करते हैं, ठीक है ना। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंड लेटली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द फाइनल लिक्विफाइड गैस, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी किया था। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो स्लोली वार्म, हल्के हल्के जो गर्म कर रहा है ना, उस प्रोसेस को ही कहते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर अलग अलग हाइट पे आपको अलग अलग गैस मिलती है, ठीक है ना, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया था। तो देखो आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट आयरन का है 186 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ठीक है ना। नाइट्रोजन का है 196 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का आपका कितना है -183 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे लेट में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन सबसे लेट में गैस बनती है। ऑक्सीजन सबसे लेट तक लिक्विड फॉर्म में रहेगी आपकी, इसका मतलब ये, ठीक है ना, ठीक है ना। और एयर की परसेंटेज देखी जाए तो एयर में कितना परसेंट होता है, इसका लगभग 21% होता है, ये होता है 78%, और बचा हुआ 1% क्या है आपका, आर्गन है। अगर आप मोटा परसेंटेज देखो तो इतना इसमें पॉइंट में भी दे रखा है, लेकिन आप ऐसे मान सकते हो कि 21% ये है, 78% ये है, और 1% आपकी आर्गन है। 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसेज आती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिक्विड कौन सी बनेगी गैस, सबसे पहले लिक्विड कौन सी गैस बनेगी, हमारे पास बनेगी ऑक्सीजन। उसके बाद लिक्विड कौन सी बनेगी, उसके बाद बनेगी आर्गन, और सबसे लास्ट में लिक्विड कौन बनेगी, नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे कम टेम्परेचर किसको चाहिए, नाइट्रोजन को चाहिए। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, हमें टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम
मतलब बहुत कम अमाउंट में चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम प्रेशर उतना रखेंगे तो हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का यूज़ करा जाता है। तो सबसे पहले क्या किया, एयर को ऐसे अंदर डाला, ठीक है ना। इस चैम्बर में एयर आ रही है, इस चैम्बर में एयर आ रही है, और यहाँ पर क्या कर रखा है, एयर का प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ एयर आई, एयर को क्या करा जा रहा है, ऐसे प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे एक चैम्बर है, ठीक है ना, ऐसे चैम्बर है, ठीक है ना। इस चैम्बर में क्या होता है, इस चैम्बर में एक तरफ से एयर आ रही है, दूसरी तरफ से एयर निकल रही है, ठीक है ना। इस एयर को प्रेस कर रहे हैं और इसको बहुत हाई प्रेशर में बना के एयर को फिर आगे भेजते हैं। हाई प्रेशर में एयर को बना के आगे भेजते हैं, ठीक है ना। जब हाई प्रेशर में एयर को बना के आगे भेजते हैं तो ये एयर कैसी जाती है, गर्म होने जाती है। जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं एयर क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, ठीक है ना। अब इस हॉट एयर का टेम्परेचर कम करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इस हॉट एयर को इस चैम्बर में डालते हैं, ठीक है ना। इस चैम्बर में डालते हैं और इस चैम्बर से फिर ये आगे जाती है एयर, ठीक है ना। यहाँ से एयर आगे जाती है, लेकिन इसके बीच में क्या है, यहाँ पर एक कंडेंसर लगा होता है, ठीक है ना। ऐसे करके कंडेंसर लगा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कंडेंसर में क्या होता है, जैसे हमने पहले कंडेंसर में कर रहे थे, यहाँ से ठंडा पानी कोल्ड वाटर अंदर डालते हैं, ठीक है ना, और हॉट वाटर यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये कोल्ड से हॉट कैसे हो रहा है, ये पानी की जो ठंडक है ये ये एयर ले लेती है और एयर ठंडी हो जाती है। ठंडी एयर होने के बाद कोल्ड एयर यहाँ से निकलती है। अब इस समय एयर क्या हो चुकी है, उसका टेम्परेचर भी कम हो चुका है और प्रेशर भी बढ़ चुका है, यानी कि कंप्रेस्ड कोल्ड एयर, दिस इज कंप्रेस्ड कोल्ड एयर, ठीक है ना। यहाँ पर अब हमें क्या मिली बेटा, कंप्रेस्ड कोल्ड एयर मिली, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ, पहला सेपरेटर आपने लगाया, ठीक है ना, पहला सेपरेटर लगाया तो सबसे पहले जो गैस बाहर निकलती है, ठीक है ना, सबसे पहले जो गैस बाहर निकलती है इस सेपरेटर से सबसे पहले जो गैस बाहर निकलती है इसको कहते हैं बेटा सेपरेटर, ठीक है ना। इससे जो गैस बाहर निकलती है उसका नाम क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले कौन सी गैस बाहर निकली बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आई बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और ये किस फॉर्म में निकलती है, ड्राई आइस की फॉर्म में, ठीक है ना। ड्राई आइस कैसी होती है बेटा, ड्राई आइस वाइट कलर की फिटकरी जैसी होती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ क्या हुआ, जो बची हुई गैसेस थी वो तो इसमें थी ना ऑलरेडी, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ये तीनों हैं इसमें अभी, ठीक है ना। और ये लिक्विड फॉर्म में इसको फ्लो कराया। इसको फ्लो कराने के बाद क्या किया, यहाँ पर इसको प्रेशर से बाहर निकाला, इसका प्रेशर और इंक्रीज करा, ठीक है ना। इसको कहते हैं बेटा, एक्सपेंशन जेट, ठीक है ना। इससे क्या होता है, यहाँ से बहुत स्पीड में जो है ये वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो हैवी पार्ट होगा वो नीचे रह जाएगा और जो हल्की गैसेज होंगी वो ऊपर रह जाएंगी। तो क्या होता है, तो नाइट्रोजन और आर्गन, इस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन और आर्गन जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। और दो यहाँ पर हम कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम से नाइट्रोजन बाहर आ रही होती है, ठीक है ना, और एक कॉलम से क्या हो रही है, दूसरे कॉलम से क्या आर्गन बाहर आ रही होती है। और जो ये बची हुई यहाँ पर जो लिक्विड है, वो लिक्विड को हम लोग एक अलग कंटेनर में क्या करते हैं, रख लेते हैं, ठीक है ना, एक अलग कंटेनर में रख लेते हैं, ठीक है ना। जिस लिक्विड को हमने एक अलग कंटेनर में रखा, ये लिक्विड क्या है बेटा, दिस इज लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन। तो ऐसे आपकी ऑक्सीजन बाहर आती है, ठीक है ना। पहले आपने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया, इस चैम्बर में डाला, यहाँ प्रेशर बढ़ाने के बाद टेम्परेचर घटाने के बाद जो लिक्विड बन गया उसमें पहले सेपरेट करी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद एक्सपेंशन जेट में, जैसे एक्सपेंशन जेट में एक्सपेंशन किया, जो भारी आपकी गैस थी, यानी कि ऑक्सीजन जो गैस थी वो जो लिक्विड थी वो लिक्विड के थ्रू दूसरे चैम्बर में आ गई। और नाइट्रोजन और आर्गन अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से, जब नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो है वो पहले नाइट्रोजन का काम क्या है, नाइट्रोजन हल्की गैस होगी, वो पहले बाहर निकल जाएगी, तो ऊपर से बाहर निकल गई। आर्गन थोड़ी भारी गैस है, आर्गन बाद में बाहर निकलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि कैसे हुआ ये, ठीक है ना, कैसे हुआ ये हमें समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक है, समझ में आया ना बेटा ये कैसे हुआ, गुड। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि आर्गन जो है, आर्गन क्या होती है। अब देखो कि कैसे भारी कैसे ऐसे देख सकते हो, देखो N2 आर्गन और ऑक्सीजन, इसका वेट कैसे O2 का, N2 का वेट होता है 28, ठीक है ना, आर्गन का वेट होता है 30,
और आर्गन का वेट कितना होता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का वेट होता है 32, ठीक है ना। तो क्योंकि डिफरेंट वेट में डिफरेंस दिख रहा है ना, उसके हिसाब से ये लोग जाते हैं। ये मॉलिकुलर वेट्स होते हैं बेटा, ये अभी इतना आपको डिस्कस नहीं करना। बस ऐसे सोच लो कि नाइट्रोजन हल्की होती है, नाइट्रोजन अगर हल्की होती है वो ऊपर निकल जाती है, और ऑक्सीजन भारी होती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे ना बेटा, तो ऐसे हम अलग करते हैं हमारी ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को हमारे एयर से। इसको इसी को कहते हैं बेटा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ठीक है ना, जो कि आजकल यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन बनाने में। जब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है, जब भी आप एडमिट होते हो, ठीक है ना, वेंटिलेटर्स पे जब भी आपको ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऐसे क्रिएट होती है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में है, आजकल के यूज़ में सबसे ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये लाइव एग्जांपल हो गया आपका कि कहाँ ये यूज़ होती है, ठीक है ना, क्यों हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हाईली फ्लेमेबल होती है, बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा टेम्परेचर पर भी नहीं रखना होता, ठीक है ना। इसको ज़्यादा, तो इसका जो सिलेंडर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके हम लोग बंद करके रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ वी distillate oxygen from the normal air, from the air, and this process is known as fractional distillation of air, ठीक है ना, या फिर separation of component of air कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये डायग्राम कई बार आ जाता है आपका क्वेश्चन में, सीधे सीधे पूछा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो वर्किंग आपको बतानी है, पहले आपने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया, कंप्रेस किया, यहाँ पर टेम्परेचर कम किया, तो यहाँ पर कोल्ड कंप्रेस एयर आई जो कि आपकी लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। यहाँ लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वो सेपरेटर से पहली गैस सेपरेट होगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद बाकी गैस को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन जेट से पास कराएंगे, जिसमें लिक्विड गैस जो होगी वो एक आप में हमारे कंटेनर में आ गई, और नाइट्रोजन आर्गन जो है वो अलग अलग कॉलम से बाहर निकल गई ऊपर, ठीक है ना। तो ये कॉलम दिख रहा है, ये जो कॉलम है, इस कॉलम को कहते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम, COLU। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम है कि ये अलग कर रहा है, अलग एक करके तीनों को अलग कर रहा है, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला आपका टॉपिक आता है कि कॉपर को ठीक है ना, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है ना। तो CuSO4 मेरे को प्योर चाहिए, और मेरे पास क्या इम्प्योर है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करेंगे इसके लिए, एक्टिविटी 2.9। तो देखते हैं बेटा एक्टिविटी में क्या हुआ एक्टिविटी में, ठीक है ना। एक्टिविटी बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या करना है, टेक सम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। तो ठीक है ना, हम क्या करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे, ठीक है ना। चाइना डिश अभी आपको मैंने बताया था, ऐसे करके एक प्लेट सी होती है जिसमें हम कोई भी चीज़ गर्म कर सकते हैं ईजिली, नीचे बर्नर लगा के, ठीक है ना, नीचे बर्नर लगा के उसे गर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्टैंड में रखी हुई है, एक स्टैंड में रखी हुई है, उसके ऊपर मैंने लिखी एक चाइना डिश रख ली, ठीक है ना। आप चाइना डिश क्या करेगी आपको पता ही है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने डाला CuSO4, ठीक है ना। क्या डाला हमने यहाँ पर, CuSO4, जो कि इम्प्योर है, प्योर नहीं है बेटा, ये क्या इम्प्योर है, मेरे को इसको प्योर करना है, ठीक है ना। सेपरेशन का ही तो प्रोसेस करें, हम प्योर निकालने की कोशिश करें। इसमें करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, बहुत कम, ठीक है ना। इसमें क्या मिलाएंगे, सबसे पहले वाटर मिलाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या लेंगे, पहले CuSO4 लेंगे इम्प्योर, ठीक है ना। उसमें सेकेंड स्टेप में क्या है, ऐड वाटर, उसमें पानी मिलाएंगे, ठीक है ना। पानी मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे, ठीक है ना। पानी मिलाने के बाद फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर करेंगे तो जो चीज़ पानी में डिज़ोल्व होने वाली होगी, अगर मान लो जो भी इसमें सब्सटेंस मिला हुआ है CuSO4 में इम्प्योर, जो भी पानी में डिज़ोल्व हो जाता होगा वो पानी के साथ अलग हो जाएगा, और ये इसमें फिर CuSO4 अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब अभी भी CuSO4 गीला तो होगा ही, मॉइस्चर कंटेंट तो इसमें होगा ही, तो मॉइस्चर कंटेंट इसमें बचा होगा, उसको गर्म करने के लिए क्या करेंगे, उसको इवेपोरेट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हीट करेंगे, और CuSO4 जो कि मॉइस्ट CuSO4 को क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, ठीक है ना, इवेपोरेट करेंगे। इसको इवेपोरेट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें कॉपर सल्फेट जो होगा वो सैचुरेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन को क्या करना है, आपको फिल्टर पेपर से कवर कर देना है, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से कवर कर देना और छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। और एक दिन के लिए इसे पूरा छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको कवर करेंगे फिल्टर पेपर से, कवर विथ फिल्टर पेपर एंड
फॉर अ डे। अब एक दिन के लिए इसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। हम क्या होगा, थोड़ी दिनों बाद हमें, एक दिन बाद हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टल बने हुए मिलेंगे, क्रिस्टल्स बने हुए मिलेंगे। ये जो क्रिस्टल बने हुए मिले ना बेटा हमको, जो भी क्रिस्टल्स मिले हमें, ठीक है ना, ये जो क्रिस्टल्स थे ये किस चीज़ के हैं बेटा, ये क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ है बेटा, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन हुआ है। इसमें क्या होता है, वाटर CuSO4 के साथ, CuSO4 के साथ मिक्स हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। इसको कहते हैं बेटा क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। और अब क्या होगा, आपको जो क्रिस्टल मिले इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। तो हमें जो जो छोटे छोटे वहाँ पर क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स मिलेंगे, किसके मिलेंगे, CuSO4 के, वो वाटर के साथ मिक्स हुए मिलेंगे और वो प्योर क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया क्या क्रिस्टल एक से दिख रहे हैं, यस क्रिस्टल एक से दिखेंगे। द क्रिस्टल इन द मेथड क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड्स। तो हमारे जब भी हम क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, किसी सॉलिड को उसको प्योर सिस्टम से बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ क्रिस्टल जो CuSO4 का ओरिजिनल क्रिस्टल होगा, जो जिसमें प्योर CuSO4 होगी, सिर्फ वही पानी के साथ मिलकर क्रिस्टल बनाएगा, बाकी जो गंदगी होगी वो अलग, इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें सिर्फ CuSO4 के क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो साल्ट जो मिलता है हमें सी वाटर से, सोडियम क्लोराइड हम कैसे निकालते हैं, सी वाटर से निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके क्रिस्टल्स को निकालते हैं, उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। जब हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इसको पहले पानी के साथ, पानी से निकालते हैं, वो पहली बात तो सी से निकालेंगे। जब सी से निकालेंगे तो ऑलरेडी उसमें पानी होता ही है, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, इवेपोरेट कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। इवेपोरेट करने के बाद छोड़ देते हैं एक दिन के लिए। तो जब हम इवेपोरेट करके उसे छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, हल्के हल्के जो होते हैं क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं और सोडियम क्लोराइड का हमें क्रिस्टल मिलता है, ठीक है ना, जो कि एकदम प्योर सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हमने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस को यूज़ करना होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है ना। ये किसके लिए यूज होती है, प्योर सॉलिड सब्सटेंस के लिए यूज होती है। तो अभी आप लिखोगे क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन के लिए लिखोगे, लिखो बेटा क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स a pure solid in form of its crystal from the solution, ठीक है ना। crystalline technique is a better and simpler technique than evaporation, ठीक है ना। ये evaporation से अच्छी टेक्निक है, ठीक है ना। और क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन प्रोसेस में क्या करते हैं हम, प्योर सॉलिड को अलग करने की कोशिश करते हैं उसके इम्प्योरिटीज से, ठीक है ना। जब फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ट ऑन हीटिंग और ड्राइनेस, ठीक है ना। तो शुगर के जो होते हैं क्रिस्टल बन जाते हैं गर्म करने में, ठीक है ना। कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिजॉल्व हो जाती है सॉल्यूशन के साथ, जो फिल्ट्रेशन करते समय हमारी फिल्टर, जैसे मैंने यहाँ पर पहले क्या किया, इसमें पानी मिलाया और पानी मिलाने के बाद इसको फिल्टर कर लिया। जैसे मैंने पानी मिला के इसे फिल्टर किया तो जो भी इम्प्योरिटीज़ थी जो कि पानी में मिक्स हो सकती थी, वो पानी में मिक्स होकर फिल्टर होकर चली गई पानी के साथ, और बचा हुआ जो फिल्ट्रेट हमारा बचा वो क्या है बेटा, CuSO4 है, ठीक है ना। उसमें भी कोई इम्प्योरिटीज़ होंगी, जब इम्प्योरिटीज़ ये थी उनको हटाने के लिए हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया। सिर्फ क्रिस्टल किसके बने, सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट की, ठीक है ना। तो क्या एप्लीकेशन है इसकी, आप लिखोगे एप्लीकेशन, इसके बाद लिखोगे आपने क्रिस्टलाइजेशन के बारे में लिख लिया ना, अब आप लिखो एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन क्या लिखनी है आपने, एप्लीकेशन लिखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना, फ्रॉम सी, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स और एलम, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। एलम क्या होता है बेटा, घर में आपने देखा होगा फिटकरी पड़ी होती है जिसके आजकल आप लोग क्या गरारे भी कर रहे हो, गार्गल भी कर रहे हो इस फिटकरी से, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके गले के लिए। अगर आपका गला अगर बैठा हुआ है, ठीक है ना, और आपको अगर क्या कहते हैं खांसी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करो, फिटकरी के गरारे करो। फिटकरी के गरारे कैसे करना है, फिटकरी को पानी में डालना है, ठीक है ना, उसके बाद उसको हीटअप करना है, उसके बाद उसमें से फिटकरी निकाल लेनी है, उसके बाद उस पानी से गरारे कर लेने हैं। तो ये आपका क्या करें, गार्गल करने से क्या होता है, आपके थ्रोट क्लीन हो जाता है इससे, ठीक है ना। ये फिटकरी जो और भी बाइक का यूज़ में होती है, जो आपका जो आपके जैसे नाई होते हैं, जब आपकी दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं उसके बाद ये लगाते हैं। इससे क्या होता है, ये क्या होता है, आपके जो कट्स वट्स लग जाते हैं गलती से, बहुत छोटे छोटे कट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, और वहाँ से क्या होता है, सारी की सारी गंदगी को उड़ा देता है, ठीक है ना। और ये हेल्प करता है आपका वहाँ उसको क्या करने में, सैनिटाइज करने में। आपके जो एरिया होता है उसको सैनिटाइज कर देता है, जहाँ पे आपको कट लगा होता है वहाँ से सारे के सारे माइक्रोब्स को हटा देता है, ठीक है ना। और आपकी जो हीलिंग होती है वो जल्दी हो जाती है। तो एलम इसके लिए यूज़ होता है। फिटकरी जो फिटकरी बनती है वो कैसे बनती है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ही बनती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऊपर ये जो मेथड हमने सीखा है क्रिस्टलाइजेशन, ये मेथड जो है वो किस लिए है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको सॉलिड सब्सटेंस का प्योर चाहिए, कहीं से अलग करना है, और ये इवेपोरेशन से बहुत अच्छी टेक्निक है, ठीक है ना।
तो ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से हमने ये वाली टेक्निक सीखी है, ठीक है ना। मेथड और कई ऐसे मेथड्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, और भी कई टेक्निक्स हैं जो हम ऐसे जिसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे शहरों में जो पानी आता है वो बहुत गंदा होता है, हमें पता है। तो सप्लाई जो वाटर होती है उसको पहले से ही, सप्लाई वाटर को पहले ही ट्रीट किया जाता है। ट्रीट किया जाता है दैट मीन्स उसको पहले ही फिल्टर किया जाता है और उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस में हम लोग क्या कहते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो सप्लाई का वाटर होता है, वो क्या कहते हैं, वो साफ़ होकर हमारे पास आता है। कैसे आता है उसको देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर देखेंगे। चलो बेटा देखते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर देखते हैं। चलो ठीक है ना, हाँ फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर देखते हैं, ठीक है ना। देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, हमारे पास एक रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर किसे कहते हैं बेटा, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, रिजर्वायर उसे कहते हैं जहाँ पर आप पानी को स्टोर कर रखते हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है ना। यहाँ से एक पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के थ्रू पानी आता है पहले इस एक चैम्बर में जाता है, ठीक है ना, फिर दूसरे चैम्बर में जाता है, ठीक है ना, फिर तीसरे चैम्बर में जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप इसकी फ़िल्टरिंग करते हैं ताकि हमारा पानी जो है एकदम फिट हो जाए पीने के लायक, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये पानी फिर से एक और अगले चैम्बर में जाता है और लास्ट में हमारे पास आता है टैप में, ठीक है ना। यहाँ टैप है, ठीक है ना, इसके आगे टैप में हमारे घर की सप्लाई में होता है, ठीक है ना, टैप या फिर होम सप्लाई। अब क्या क्या होता है बीच में ये हमें देखना है। तो ये पानी बहुत गंदा था पहले जब हमारा था, ठीक है ना। इस पानी को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, एक टैंक में जाते हैं, इसको कहते हैं हम सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है ना। जैसे पानी इसमें जाता है, इस पानी को हम बहुत टाइम तक स्थिर रखते हैं और जो भी जितने भी हैवी इसमें पार्टिकल्स होते हैं पानी में, मिट्टी विट्टी सब बहुत ज़्यादा होगी, वो सारी मिट्टी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है और ऊपर से पानी जो होता है वो इधर सप्लाई हो जाता है। सेडिमेंट टैंक में सारे के सारी गंदगी आती जाती है और उसको हम गंदगी को टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, ठीक है ना, टाइम निकाल देते हैं। इसको यहाँ से पाइप को बंद करते हैं, गंदगी को बाहर निकालते हैं, फिर नया पानी डालते हैं, ठीक है ना। जब बहुत ज़्यादा सेडिमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है फिर हम सारा का सारा सेडिमेंट बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हम क्या करता है, सारे के सारे हमारी मिट्टी विट्टी पत्थर वत्थर जो होंगे उनको सबको अलग कर देगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें कुछ और इम्प्योरिटीज़ भी रह जाएंगी, ऐसा तो नहीं एक ही बारी में सारे के सारा सेडिमेंट चला जाएगा, थोड़ा सा बचा होगा, ठीक है ना। तो और ज़्यादा पार्टिकल्स और जो छोटी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग करने के लिए क्या होता है, ये होता है लोडिंग टैंक। इसको क्या कहते हैं बेटा, लोडिंग टैंक, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है, जो बची हुई इम्प्योरिटीज़ होती है वो नीचे आने की कोशिश करती हैं और इसमें भी पानी जो है ऊपर से जो साफ़ पानी होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये जो टैंक होता है इस टैंक को कहते हैं बेटा फिल्ट्रेशन टैंक। क्या कहते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन टैंक, ठीक है ना। आप ये घर पे भी बना सकते हो फिल्टर, ठीक है ना। कैसे बना सकते हो बताऊंगा मैं आपको। अभी देखो पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें सबसे नीचे क्या होता है, मोटे मोटे पत्थर बजरी रख देते हैं, ठीक है ना, मोटे मोटे पत्थर रखे जाते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं कोर्सल ग्रेवल। क्या कहते हैं बेटा, कोर्स ग्रेवल, ठीक है ना। बहुत मोटे मोटे पत्थर होते हैं। इसके बाद क्या होता है, छोटी छोटी बजरी डाली जाती है, बहुत छोटी छोटी बजरी डाली जाती है, ठीक है ना। इनके ऊपर बहुत छोटी छोटी बजरी डाली जाती है। इस बजरी को क्या कहते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं, इसका नाम क्या होता है बेटा, ग्रेवल, ठीक है ना। ग्रेवल डालने के बाद इसके ऊपर क्या डालते हैं हम लोग, यहाँ डालते हैं सैंड, ठीक है ना। यहाँ क्या डालते हैं बेटा, सैंड, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, सैंड, ठीक है ना। तो पानी, उसके बाद ऊपर सबसे टॉप में जो ये खाली हिस्सा दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये सब क्या है, वाटर जो यहाँ से आया। तो ये क्या होता है, जब पानी इन सब के बीच से होके जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ पर आके होता है फिल्टर, ठीक है ना। ये फिल्ट्रेशन टैंक से क्या होता है, पानी इसके बीच से होके आता है, हर चीज़ के बीच से होके आता है और उसमें सारी की सारी जो भी इसमें गंदगी होती है वो सब इन सब में अट्रैक्ट हो जाती है और यहाँ जुड़ जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि सर सैंड तो इसमें मिक्स हो जाएगी, नहीं होगी बेटा मिक्स, क्योंकि ये इस सब के बीच से होते जाएगी और ये सब बहुत साफ़ रहता है, ठीक है ना। हमारे जो ग्रेवल जितने पत्थर वत्थर होते हैं ये सब पहले साफ़ किए जाते हैं, उसके बाद डाले जाते हैं टैंक में, ठीक है ना। आप घर पर कैसे बना सकते हो, आप क्या करो ऐसे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए देखो ऐसे घर पे एक फ़िल्टर बनाया जाता है, देखो कैसे बनाते हैं।
यहाँ एक मटका रखते हो, यहाँ एक मटका रखो, यहाँ एक मटका रखो, यहाँ एक मटका रखो और सबसे लास्ट में एक मटका रखो, ठीक है ना। इसमें क्या डालो बेटा, इसमें सैंड रखो, ठीक है ना, इसमें चारकोल और यहाँ पर लास्ट में जो ग्रेवल होता है, ग्रेवल, ठीक है ना। ये सब चीज़ रखो, ऊपर से इसमें गंदा पानी डाल दो, ठीक है ना। तो ये इनसे इन सब के बीच में छेद होना चाहिए, छोटे छोटे छेद होने चाहिए मटकों में, ठीक है ना। तो हल्के हल्के करके पानी इसमें से फिल्टर होकर नीचे आएगा और सबसे नीचे वाला पानी एकदम साफ होगा, ठीक है ना, क्लीन, ठीक है ना, क्लीन प्योर वाटर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना, एकदम क्लीन प्योर वाटर यहाँ मिलेगा। दिस इज हाउ द फिल्ट्रेशन इज डन इन होम, ठीक है ना। आप घर में ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे करके एक स्टैंड बना सकते हो, इसमें 4 आपके मटके रखे हो, ठीक है ना। उसमें क्या क्या रखना है, अपने चारकोल रखना है, ठीक है ना, ग्रेवल रखने हैं और सैंड रखनी है और उसके थ्रू वो फिल्टर होकर आपको फिल्टर्ड पानी मिलेगा। तो जो फिल्टर्ड पानी आता है उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसमें क्लोरीनेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, सारे के सारे बैक्टीरिया को मार देता है। क्लोरीन क्या करता है, वाटर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका जो पानी है वो थोड़ा सा ऐसे नमक टाइप का, नमकीन टाइप का आता है, जो आपके घर में टैप में आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि उसका क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीनेशन नहीं करेंगे तो सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चूना जो आपको दिखता है आपके पानी में वो क्या होता है बेटा, क्लोरीन। तो क्लोरीनेशन करते हैं, उसके बाद ये पानी आपके घर पे आता है। दिस इज हाउ द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम वर्क्स। ऐसे करके वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम काम करता है। समझ में आ गया ना बेटा, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है ना। फिगर दे रखी है 2.13, आपके पेज नंबर कितने पे, पेज नंबर 24 पे दे रखी है, आप बनाएंगे, ठीक है ना। और आपके पास अब 3 क्वेश्चन और है जो कि आप करेंगे, आपके पास 1 दिन का टाइम है, आप करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और मैं अपनी क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, जो पेज नंबर 24 पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। थैंक यू गाइज, थैंक यू स्टूडेंट्स।